नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तेजस्वी अकादमी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति। देखिए, पहला आप समझिए, राज्य व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान में इन तीनों के अलग अलग काम हैं। विधायिका का काम कानून बनाना है, ये कानून का निर्माण करेगी, विधान बनाएगी। कार्यपालिका का काम उन कानून को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना उनका। और न्यायपालिका का काम उन कानून की समीक्षा करना, वे कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, उनकी न्यायिक समीक्षा करना, इस शक्ति पृथक करने। हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका के दो रूप हैं, एक संघीय कार्यपालिका सेंटर में, एक राज्य कार्यपालिका। हम बात करें यहां पर संघीय कार्यपालिका की। समझिए आप, राज्य व्यवस्था तीन अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम कार्यपालिका की बात करेंगे और कार्यपालिका में भी हम करेंगे संघीय कार्यपालिका की बात। ठीक है, यहां तक अब समझिए आप। ठीक है, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का संविधान में जिक्र है भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। संघीय कार्यपालिका में मुख्यतः 5 अंग हैं: राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो संघीय कार्यपालिका के मुख्यतः 5 अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसके प्रावधान 52 से लेकर 78 तक है। हम बात करें राष्ट्रपति की। अब समझिए राष्ट्रपति को आप। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे पहले अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वही राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, ये देश का प्रमुख है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है, ये संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति होगा 52 में है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान 52 में है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में। इसके बाद अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहां ध्यान दें, निर्वाचित है, मनोनीत नहीं। संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। नंबर 2, सभी राज्यों के
विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां भी निर्वाचित है, मनोनीत नहीं, सदस्य। इसके अलावा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, उनके निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, दिल्ली, पुदुचेरी, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हमारा 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल ऐसे जहां पर विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो इनके निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान समझिए आप बात को, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित, मनोनीत नहीं। जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, अब नहीं होते, पहले होते थे, वो आगे नहीं होंगे अब, और राज्यसभा में 12, तो वो लोग भाग नहीं लेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय समुदाय से, और राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान के लोगों को मनोनीत करता है, तो ये लोग भाग नहीं लेंगे। केवल निर्वाचित, ऐसी सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक सदस्य राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेगा, और दिल्ली, पुदुचेरी में मनोनीत भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित भाग लेंगे। इससे एक बात और क्लियर हुई हमें कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। समझिए इस बात को भी, ठीक। प्रत्यक्ष चुनाव 2 टाइप के चुनाव हैं, एक चुनाव प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जब जनता खुद अपना उम्मीदवार चुनती है, जनता वोट डाले, और अप्रत्यक्ष का मतलब है जब जनता के चुने, जिन्हें जनता ने चुना है वो उसे चुनते हैं। जैसे ये लोग जनता ने चुने हैं, ये राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो राष्ट्रीय चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ, सीधा जनता ने नहीं चुना उसे, उसके चुनाव ने चुना, तो ये चुनाव कैसे अप्रत्यक्ष है। जैसे लोकसभा के सदस्य, सांसद या विधानसभा के सदस्य, विधायक को आप प्रत्यक्ष चुनते हो, या ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, पहली बात। फिर अनुच्छेद 55, तो यहां तक याद है आपके, 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बताया गया है। फिर 55 में अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, के चुनाव की रीति या प्रक्रिया कह सकते हो साहब, राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, थोड़ा समझिए ध्यान से इस बात को। चुनाव किस प्रकार होता है राष्ट्रपति का, इस पर बात करेंगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पर। देखिए संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय चुनाव में संघ और राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और साथ ही सभी राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व हो। तो ऐसा करने के लिए सभी सांसदों का और विधायकों का मत मूल्य तय किया गया है। जैसे एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन कुल निर्वाचित या विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। ये मान इसलिए कि संख्या को छोटा करने के लिए, जनसंख्या बड़ी अंक होगा, उसे थोड़ा छोटा करने के लिए ये विधायक का मत मूल्य। और जबकि एक सांसद का मत मूल्य बराबर सभी विधायकों का कुल मत मूल्य,
सभी का निकाल के सबका जोड़ के कुल मत मूल्य अपोन कुल निर्वाचित सांसद, उनकी संख्या कितनी है, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। ये सांसद मत मूल्य, ये समझिए साहब। यदि एक व्यक्ति एक मत होता तो विधायक टोटल लगाए अगर हम पूरे भारत में तो 4000 से ऊपर होंगे, 4000 प्लस हैं। और सांसद कितने बैठेंगे, 250 मान लें हम, इसमें राज्यसभा में अधिकतम भी माने हम, और लोकसभा में 550, तो 700 800, तो इसमें राज्यों प्रतिनिधित्व अधिक हो जाता। तो आप देखो अगर इसमें निकालेंगे हम सभी राज्यों, एक विधायक का मत मूल्य निकाल के सभी राज्यों निकाल के लाओगे अगर आप, तो टोटल इनका जो मत मूल्य आएगा, माना ए आया, और इन सांसदों का मत मूल्य ये बराबर होगा इस विधि से। यदि ये विधि ना अपनाते, एक विधायक या एक सांसद एक मत का एक ही मूल्य हो, बराबर हो, तो इसका राज्यों प्रतिनिधित्व अधिक होता, इसलिए प्रावधान किया गया। तो विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य उससे भाग देने आपको, और गुना 1/1000। फिर सांसद का मत मूल्य बराबर सभी विधायकों का कुल मत मूल्य अपोन कुल निर्वाचित सांसद कितने हैं, कुल मतलब दोनों के, लोकसभा राज्यसभा के। इसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली से होगा। समझिए आप इसे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। एक प्रणाली होती है प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, जो हम विधायकों के चुनाव में, सांसद चुनाव में, या प्रधान, ग्राम प्रधान, इनके चुनाव प्रयोग की जाती है। वो है प्रादेशिक निर्वाचन पद्धति, या उसे बोलते हैं आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या पहले खंबा छू लेने की पद्धति। वहां चलता है जो सबसे अधिक वोट ले आएगा वो विजय घोषित होगा। जितने उम्मीदवार खड़े उनमें जो सबसे अधिक ले आएगा वो विजय हो जाएगा। पर यहाँ पर सबसे अधिक लाने हैं, साथ में एक कोटा पूरा करना होगा, एक निश्चित कोटा है वो पूरा करना होगा। यही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कोटा कितना, कुल वेद मत जितने वेद मत है अपॉन 2 + 1, या आपको कि वेद मतों के आधे से एक अधिक, माना 100 मत हैं तो 100 का आधा 50, 51, 51, तो 51 का कोटा भी से प्राप्त करना होगा। तो ये अंतर है प्रादेशिक में। यदि प्रादेशिक में अगर माना 100 मत हैं, 100 मत में जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सबसे अधिक जिसे मिल जाएंगे वो विजय घोषित होगा। माना किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले, एक को 11 मिले, तो ये विजय यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये विजय नहीं होगा, इसे 51 भी करने होंगे, सबसे अधिक चाहिए, और ये कोटा भी पूरा करना होगा। ये है कोटा पट्टी। फिर एकल संक्रमण ये क्या है समझते हैं हम। देखिए राष्ट्रपति चुनाव में सभी मतदाताओं को एक मतपत्र दिया जाएगा। उस मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे। उस नामों पर उसे अपनी वरीयता देनी है मतदाता को। जैसे एक मतपत्र मिला मतदाता को, उसमें सभी उम्मीदवार, माना एक उम्मीदवार ए है, बी है, सी है, डी है, इन सबके नाम लिखे होंगे। माना 4 उम्मीदवार है, और जो मतदाता है उसे इन्हें अपनी वरीयता देनी है। जैसे उसने फर्स्ट वरीयता है, कोई पहला मतदाता आया उसने फर्स्ट वरीयता इसे दी, और दूसरी इसे दे दी अपनी, इसे थर्ड दी, इसे फोर्थ दी। फिर दूसरा मतदाता आया उसने भी फर्स्ट इसे दे दी अपनी फर्स्ट वरीयता, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। फिर तीसरा मतदाता आया उसने सेकंड वरीयता दी अपनी,
फर्स्ट इसे दी बी को, इसे थर्ड, इसे 4। फिर कोई एक और आया, उसने इसे फर्स्ट दी, इसे सेकंड, इसे 4, इसे 3। फिर कोई आया, उसने इसे फर्स्ट दी 3, इस टाइप से ये अपने वरीयता दी। तो जब गणना होगी तो पहले फर्स्ट वरीयता के मत गिने जाएंगे। फर्स्ट वरीयता के मत गिने, यदि फर्स्ट वरीयता के मत गिने और उससे कोटा पूरा हो गया और सबसे अधिक भी है तो ये विजय घोषित हो जाएगा। जिस उम्मीदवार को फर्स्ट वरीयता के मत सबसे अधिक मिले होंगे वो विजय घोषित हो जाएगा। यदि फर्स्ट वरीयता के मत जिसे सबसे अधिक मिले हैं, सबसे अधिक तो है उसके पास पर कोटा पूरा नहीं हुआ, तो दूसरे चरण की मतगणना करनी होगी। दूसरे चरण की मतगणना में क्या होगा, उसमें जिस उम्मीदवार को फर्स्ट वरीयता के मत सबसे कम मिले हैं उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और उसे जो सेकंड वरीयता के मत मिले हैं उन्हें फर्स्ट में कन्वर्ट करके बाकी अन्य उम्मीदवारों में बराबर बांट दिया जाएगा। ध्यान समझिए बात आप, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। पहले फर्स्ट वरीयता के मत गिने जाएंगे, जैसे इसमें एग्जांपल हम गिने यहाँ पर अगर, तो इसे मिले को 1 2 3 फर्स्ट वरीयता वाले और ये सबसे अधिक से मिले तो विजय होना चाहिए। पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहती है कि निश्चित कोटा भी प्राप्त करना है। माना कोटा 4 का है, ये मान लेते हैं हम कि 4 कोटा चाहिए और इसे मिले 3, तो अभी विजय घोषित नहीं हुआ है। अभी दूसरे चरण की मतगणना होगी। दूसरे चरण की मतगणना में हम देखेंगे कि फर्स्ट वरीयता मत सबसे कम किसे मिले हैं, तो सबसे कम देखा हमने इसे कोई नहीं मिला, ये है, तो ये विजय तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसका कैंसिल। और फिर जो सेकंड वरीयता के मत मिले हैं उन सेकंड वरीयता के मत को फर्स्ट वरीयता के मत में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे 1 2 3 इसे मिले हैं सेकंड, इन सेकंड वरीयता के मतों को कन्वर्ट किया जाएगा फर्स्ट में और बाकी में बराबर बांट दिया जाएगा। तो 3 3 1 1 दे दो आप, एक यहां पर दे दिया आपने, एक यहां पर, एक यहां पर, तो इससे ये हुआ विजय तो यही होगा पर कोटा पूरा हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका कोटा पूरा हो गया। ऐसा केवल भारत में एक ही बार किएगा, वीवी गिरी के चुनाव में, जब दूसरे चरण की चक्र की मतगणना करनी पड़ी तब जाके उनका हुआ। अब तक जरूरत पड़ी नहीं, फर्स्ट चक्र की मतगणना में ही विजय घोषित हो जाता है उम्मीदवार। तो ये है चुनाव की प्रक्रिया। तो समझिएगा आप, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में संघ और राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा, सभी राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व हो, इसलिए मत मूल्य तय किया गया। तो एक विधायक का मत मूल्य उसका मान दिया गया और एक सांसद का मत मूल्य। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाएगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कोटा सिस्टम होगा, कोटा प्राप्त करना होगा विजय होने के लिए। तो कोटा क्या है, कुल वैध मतों का आधे से एक अधिक। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब यह है कि मत ट्रांसफर की प्रणाली, जो एकल संक्रमणीय उसे कहते हैं हस्तांतरण प्रणाली। एकल उम्मीदवारों को जो मतदाता है उन्हें मत पत्र दिया जाएगा, उस मत पत्र पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे और उन्हें उम्मीदवारों को वरीयता देनी है अपनी। जितने भी उम्मीदवार हो उतनी वरीयता होंगी, 1 2 3 4 जितने भी हैं। फिर पहले चरण में फर्स्ट वरीयता के मत गिने जाएंगे। यदि किसी को फर्स्ट वरीयता के मत सबसे अधिक मिलते हैं और कोटा पूरा होता है तो वही विजय घोषित होगा। यदि फर्स्ट वरीयता के मत अधिक मिले पर कोटा पूरा नहीं होता तो दूसरे चक्र की मतगणना हुई। दूसरे चक्र की मतगणना में जिस उम्मीदवार को सबसे कम फर्स्ट वरीयता के मत मिले हैं उसका कैंसिल होगा और उसके जो सेकंड वरीयता के मत मिले हैं उन्हें फर्स्ट वरीयता मतों में कन्वर्ट किया जाएगा और बाकी उम्मीदवारों में बराबर बांट दिया जाएगा। और ये जब तक चला, जब तक कोटा पूरा ना हो जाए, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। तो ये चुनाव की प्रक्रिया। इसके बाद अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि है। पदावधि बताई गई है। राष्ट्रपति अपने पद धारण करने से 5 साल तक अपने पद पर रहेगा। इसके अलावा बाकी कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, या उसे संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो पदावधि पद धारण करने से 5 वर्ष,
5 वर्ष तक। फिर अनुच्छेद 57 में कहा गया राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। राष्ट्रपति द्वारा भी बन सकता है कोई व्यक्ति पुनर्नियुक्ति पुनर्नियुक्त हो सकता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। और कितनी बार, ऐसा कुछ लिखा नहीं कितनी बार ही बन सकता है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है, जबकि भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो पुनर्नियुक्त कितनी बार भी हो सकता है। फिर अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं। अर्हता या योग्यता कह सकते हो आपने, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं के लिए अर्हताएं। अर्हताएं जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यता है। इसमें पहले समझाओ भारत का नागरिक हो। इससे एक बात स्पष्ट होगी आपको कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय मूल का होना आवश्यक नहीं है। कोई विदेशी व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण कर राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिकी मूल का होना आवश्यक है। ये अंतर है यहां पर। इसके अलावा इसमें यह भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक, तब नामांकन होगा। नाइनटीन से पहले 10-10 थे। ये बाद में जो गंभीर प्रत्याशी नहीं है उन्हें बाहर करने के लिए 1997 में बदलाव किया है। 1997 से पहले 10-10 होते थे और जमानत राशि भी 2500 रुपये थी। इसके बाद ये कर दिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और जमानत राशि 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये जमा करने होंगे। यदि वो उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये पैसे जो जमा होते शुरू में, बाद में वापस मिल जाते हैं। यदि उस उम्मीदवार ने कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं किए तो ये 15,000 ये जब्त हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति योग्यताएं, ये याद रखना। 50 प्रस्ताव के 50 अनुमोदक है और 15,000 जमानत राशि जमा करनी होगी उसे। फिर इससे आगे देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कुछ शर्तें बताई गई। शर्तें से वो लाभ के पद पर ना हो किसी, और उसे संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलेंगे और उन वेतन भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी। और फिलहाल राष्ट्रपति का वेतन जो चेंज हुआ 2018 के बाद 5,08,000 इतना मिलता है। तो शर्तों जिक्र है 59 में। फिर 60 में, अनुच्छेद 60 में बताया गया शपथ। राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है। शपथ दिलाएगा उसे कौन? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो नहीं तो वरिष्ठ न्यायाधीश ये शपथ दिलाएगा 60 में। इस 61 में देख लेते हैं एक बार हम। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसे कैसे, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है तो यह महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी में लाया जा सकता है। 61 में लिखा हुआ है कि संविधान के अतिक्रमण
करने पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। संसद संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और संसद में ये प्रस्ताव, इसे हटाने का प्रस्ताव या आरोप का प्रस्ताव किसी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। जो हटाने का प्रस्ताव है, और ध्यान रखना ये प्रस्ताव लाने के लिए जिसमें भी लाएं उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। दो शर्तें यहां पर, जो सदन प्रस्ताव लाना चाहता है, प्रस्ताव लाने के लिए उसे वो 1/4 सदस्यों द्वारा वो आरोप पत्र जो भी है वो हस्ताक्षरित हो। दूसरा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी लाने से पहले। इसके बाद यदि वो सदन जो आरोप पत्र लाए वो उसे विशेष बहुमत से या कोई 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो भी इसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरा सदन भी यदि उसे 2/3 से पारित कर देता है, इस सदन में राष्ट्रपति को अपना मत रखने का अधिकार होगा। वो राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है, अपने वकील को भेज सकता है, अपनी बात रख सकता है यहाँ पर। और यदि सदन भी आरोपों सही पाता है और विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव पारित कर देता है, तो जिस दिन से प्रस्ताव पारित होगा उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। दोबारा बता रहा हूं मैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, और ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में आरोप लाया जाएगा उस सदन में वह आरोप उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी गई है उसकी। फिर यदि वो सदन, जिस सदन में आरोप पत्र लाया गया, वो सदन उस आरोप पत्र को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो फिर दूसरे सदन में जाएगा वो, और दूसरा सदन भी उन आरोपों को सही पाता है और उन्हें 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति पर उसी तारीख से महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये महाभियोग की प्रक्रिया, तो एक बार रिवाइज कर रहा हूं पूरा मैं। कार्यपालिका के 5 अंग मुख्यतः संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक है, देश का प्रमुख है, देश का संवैधानिक प्रमुख है। राजनीतिक प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। फिर दूसरी बात, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बताया गया है। निर्वाचक मंडल में कौन होगा, इससे हमें एक बात पता लगी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सीधे जनता नहीं चुनती, जनता के चुने चुनते हैं उसे। फिर 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति बताएगी, प्रक्रिया बताएगी। राष्ट्रीय चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। फिर 56 में राष्ट्रपति पदावधि 5 वर्ष, पद धारण से 5 वर्ष। 57 में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, कितनी बार बन सकता है। 58 में पद के लिए अर्हता बताई गई है, योग्यता बताई गई है, और 59 में कुछ शर्तें बताई गई हैं, और 60 में राष्ट्रपति के पद की शपथ है जो दिलाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अब इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां बचती हैं, उस पर हम कभी अगली वीडियो में बात कर लेंगे। वीडियो लंबी। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।